Hey guys, this is AP. Welcome back to my official YouTube channel AP Sir English. गाइस ये HSL 2020 की सीरीज़ हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और उसी सीरीज़ का ये सेकंड पेपर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ये HSL 2020 है, बट इसके जो एग्ज़ाम हुए थे वो 2021 में हुए थे। और ये पेपर जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 4 अगस्त 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था 9 to 10 AM, जो लिखा है आप देख रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आप अपना काम करते रहिएगा जो मैं बताया हूँ, बाकी आप अच्छे से एनालिसिस करिए और जो डाउट हो वो पूछते रहिएगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कोई डाउट ना रह पाए, बट अगर आपको अंदर कोई डाउट है किसी चीज़ को लेकर तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, मैं उसे अच्छे से आपको समझा दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड करना है हमें एरर। यहाँ पर एरर फाइंड करनी है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। अब बताइए क्या होगा ये एरर। इसमें कह रहा है दीपूज मदर, दीपू की मम्मी, हैज़ रिपीटेड आस्क्ड। अच्छा, हैज़ आपको पता है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब जब हैज़ होती है तो इसके साथ मेन वर्ब आती है जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैज़ हैव हो गया, हैड हो गया इसके साथ। तो अब देखो यहाँ पर रिपीटेड भी दे रखा है और आस्क्ड भी दे रखा है। रिपीटेड भी आपको पता है रिपीट भी वर्ब है और आस्क भी वर्ब है, दोनों के दोनों ये हमारी थर्ड फॉर्म में है यहाँ पर। क्योंकि मैं थर्ड फॉर्म इसलिए कहूँगा क्योंकि हैज़ हैव के बाद जो आती है वो थर्ड फॉर्म आती है। बट आपको पता है इस वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमें इसको एडवर्ब बनाना पड़ेगा, क्योंकि दो वर्ब तो नहीं हो सकती यहाँ पर मेन वर्ब। तो यहाँ पर जो रिपीटेड है इसको हम एडवर्ब बनाना पड़ेगा। अब रिपीटेड जो है आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव भी बन जाती है, और इसी में एलवाई लगा दें तो हम एडवर्ब बना देंगे इसे। तो यहाँ पर एरर जो होगी वो क्या होगी, दीपूज मदर हैज़ रिपीटेडली। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको रिपीट को रिपीटेडली बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, रिपीटेडली, है ना, रिपीटेडली। अब ये हमारी एडवर्ब हो गई। एडवर्ब हो गई तो इस वर्ब को क्वालिफाई कर ले जाएगी, क्योंकि एडवर्ब जो होती हैं वो वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का काम करती हैं। तो ये आस्क्ड वर्ब को क्वालिफाई कर ले जाएगी रिपीटेडली। तो यहाँ पर जो एरर होगी वो क्या होगी, दीपूज मदर हैज़। अब देखो दीपूज मदर सिंगुलर है तो हैज़ बिल्कुल सही है, ये बात समझिएगा। तो हैज़, अब हैज़ आस्क्ड, आस्क्ड कैसे पूछा, रिपीटेडली, बार बार, यानी रिपीटेडली जो वर्ब है वो आस्क्ड को क्वालिफाई कर रही है। हिम टू लोअर द वॉल्यूम ऑफ हिज मोबाइल, ये बात की गई है। तो ये दीपूज मदर सेंटेंस समझिएगा। सेंटेंस में जो एरर है वो सेकंड पार्ट में एरर है। यहाँ पर रिपीटेडली ना, सॉरी रिपीटेड ना होकर क्या हो जाएगा, रिपीटेडली हो जाएगा। सो सेकंड नंबर इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में फाइंड करना है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के सेंटेंस करने के तरीके आपको पता ही होगा, क्योंकि आपने कोर्स तो कंप्लीट कर ही लिया होगा, और नहीं किया है तो फिर भी आप सीखते रहिए, धीरे धीरे सब कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कह रहा था सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हैज़ लॉन्च। देखिए सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट कहाँ तक है, ये है हमारा द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये सब्जेक्ट हो गया। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ बिल्कुल सही है। हैज़ हैव के बाद अभी मैंने बताया है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। लॉन्च मेन वर्ब है और यही हमारी ट्रांजिटिव वर्ब भी है, क्योंकि लॉन्च व्हाट, लॉन्च अ न्यू हेल्पलाइन। तो यानी कि अ न्यू हेल्पलाइन ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, किसका, लॉन्च वर्ब का। आपको ये बात पता होती है। देखो ये स्टूडेंट्स जो है ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो मेन वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वही हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। बात आपको पता है चीज़ें ना। तो द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू हेल्पलाइन। अ न्यू हेल्पलाइन उठा लो, इसी को उठा के बना दोगे। अब आपको पता है ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज़ हैव के बाद बीन लगाना पड़ता है ना, आपको पता है यहाँ पर ये होना। अब हैज़ हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये पैसिव वॉइस बनाता है, आपको पता है। वैसे तो मैंने कई बार अपनी क्लास में बताया है कि बी के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाए तो ये पैसिव बन जाती है। अब बी ही की तो फॉर्म है ये बीन, ये बात आपको पता है सब चीज़ें। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, आप देखिए सेंटेंस जो आपका सेंटेंस का टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब पैसिव वॉइस में टेंस नहीं बदलता है, आपको पता है ना, एक्टिव से पैसिव जाने में टेंस नहीं बदलता है, बस वर्ब की फॉर्म्स बदल जाती हैं, समझिएगा। तो यहाँ पर हैज़ बिन लॉन्च्ड, अब ये समझिएगा अ न्यू हेल्पलाइन, यहाँ पर हैज़ बिन लॉन्च्ड जहाँ मिल जाए वहाँ पर देख लीजिए, देख लेते हैं फटाफट किस में होगा। देखिए लिखा है ऑप्शन नंबर 1 में अ न्यू हेल्पलाइन फॉर स्टूडेंट्स हैड बीन। इन्होंने गलत कर दिया, इन्होंने पास्ट परफेक्ट बना दिया, जो कि गलत हो जाएगा। टेंस को नहीं बदलना है बच्चे, याद रखिएगा। अ न्यू हेल्पलाइन फॉर स्टूडेंट्स विल बी लॉन्च्ड इन फ्यूचर, इंडेफिनिट बना दिया है, पैसिव, गलत हो गया। अ न्यू हेल्पलाइन फॉर स्टूडेंट्स, अब देखिए अ न्यू हेल्पलाइन फॉर स्टूडेंट्स उठा लिया, हैज़ बिल्कुल सही है, बिन लॉन्च्ड बिल्कुल सही है बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। फोर्थ गलत क्यों है देख लेते हैं, क्योंकि मैं हमेशा बताता हूँ कि आपको ये रीज़न पता होने चाहिए कि ये चीज़ गलत क्यों है और सही क्यों है, दोनों के रीज़न आपको पता होना चाहिए। इस क्यों का आंसर आपको पता है तो समझ लीजिए आपकी इंग्लिश अच्छी है, अदरवाइज़ आप रट रहे हैं सिर्फ रूल,
है ना। जब भी आप जैसे भी जिससे पढ़ रहे हैं वो फिर आपको रटा रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप अच्छा नहीं कर पाएंगे कुछ भी आप, समझिएगा। तो कॉन्सेप्ट वाइज आप अच्छे से क्लियर करके जाइए सब चीज़। अ न्यू हेल्पलाइन फॉर स्टूडेंट्स इज लॉन्च्ड, इन्होंने कर दिया, प्रेजेंट इन डिफरेंट टेंस का पैसिव बना दिया, जो कि गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड करना, फिल इन द ब्लैंक्स की बात की जा रही है, फिलर की बात की जा रही है। देवज्योति's शॉर्ट एनिमेशन फिल्म, देवज्योति's शॉर्ट एनिमेशन फिल्म, बहुत ही जो एनिमेशन फिल्म होती नहीं है जो बना देते हैं उसे, तो देवज्योति's शॉर्ट एनिमेशन फिल्म डैश हाइलाइट्स, क्या हाइलाइट्स करती है, समझिएगा। हाइलाइट्स करती है, क्या हाईलाइट करती है? द स्टार्क कॉन्ट्रास्ट बिटवीन, द स्टार्क कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? हम लोग अक्सर जीडी में खूब बोलते थे, जब ग्रुप डिस्कशन करते थे हम लोग तो बोलते थे, अक्सर इस वर्ड को हम लोग यूज करते हैं। स्टार्क कॉन्ट्रास्ट मतलब साफ साफ अंतर, बहुत बड़ा अंतर जिसे बोलते हैं, स्टार्क कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं। वेरी ऑब्वियस एंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, इस टाइप से बोल सकते हैं स्टार्क कॉन्ट्रास्ट। याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है स्टार्क कॉन्ट्रास्ट, है ना। तो स्टार्क कॉन्ट्रास्ट का मतलब हो जाएगा वेरी डिफरेंट और वेरी ऑब्वियस फ्रॉम ईच अदर, इस टाइप से, बिल्कुल साफ साफ, बिल्कुल विपरीत जैसे बोल सकते हो आप। तो स्टार कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा। बिटवीन द रिच, अब देखिए मैंने आपको पढ़ाया है क्लास में कि रिच जो है हमारे एडजेक्टिव हैं, ये ऐसे एडजेक्टिव जो ह्यूमन की किसी क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, अगर उनके पहले हम आर्टिकल दा लगा दें तो वो प्लूरल नाउन को रिप्रेजेंट करने लगते हैं, उस टाइप के सोसाइटी को, उस टाइप की क्लास को। ये बात मैंने आपको बताया है क्लास में, आपको बता चुका हूँ। यस, तो जैसे कि रिच हो गया, अब रिच के पहले मैंने आर्टिकल द रिच लगा दिया, यानी जितने भी रिच लोग हैं उनकी बात की जा रही है। यहाँ पर पुअर हो गया, पुअर के पहले आर्टिकल द लगा दिया, जितने भी पुअर लोग हैं ये सब क्या हो जाएंगे, ये प्लूरल कॉमन नाउन हो जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं बोलूँ द ब्लाइंड, द ब्रेव, द ऑनेस्ट, जो जितने भी ऑनेस्ट होंगे उन सब की बात करने लगेगा, तो ये प्लूरल हो जाते हैं। ये बात मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। तो देवज्योति's शॉर्ट एनिमेशन फिल्म डैश हाईलाइट्स द स्टार कंट्रास्ट बिटवीन द रिच एंड द पुअर इन इंडिया, जो देवज्योति's की शॉर्ट एनिमेशन फिल्म है वो हाईलाइट करती है बहुत ही साफ साफ स्पष्ट डिफरेंस किसके किसके बीच में, धनी लोगों के बीच में और गरीब लोगों के बीच में इंडिया में, ये बात की जा रही है। तो देखो स्वीटली का मीठे रूप से नहीं, अब देखो दोनों में डिफरेंस है, और ये बात सही बात कही गई है। जो अभी कोरोना वायरस की वजह से जो धनी और गरीब में जो खाई मतलब क्या बोलते हैं गैप था, वो बहुत ही बढ़ गया है, बहुत ही बढ़ गया है। ये बात बताई जा रही है कि धनी धनी हो गए हैं, यानी अमीर और अमीर हो गया है और गरीब हो गया है, ये बात बताई गई है अभी पेपर में, न्यूज़पेपर में रहती है थी सॉरी। तो देवज्योति's शॉर्ट एनिमेशन फिल्म डैश हाईलाइट्स द स्टार कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द रिच एंड द पुअर इन इंडिया। तो यहाँ पर देखो स्वीटली तो ऐसा कुछ है नहीं, स्ट्रिक्टली मतलब बहुत ही सख्त रूप से, सीधे सीधे सख्त रूप से, बहुत ही कठोरतापूर्वक, ये भी कोई मीनिंग नहीं दे रहा है। पॉइनेंटली बिल्कुल सही जाएगा, क्योंकि पॉइगनेंट मतलब होता है, पॉइनेंट आपने वर्ड सुन रखा होगा, बहुत ही मतलब मार्मिक तरीके से, सैडली जिसे बोलते हैं, सैड में, है ना, उसे बोलते हैं। तो क्योंकि इसी से बना है, पॉइनेंट एडजेक्टिव है, पॉइनेंटली यहाँ पर एडवर्ब है, और एडवर्ब की हमें ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर वर्ब है, वर्ब के पहले यहाँ पर एडवर्ब लगेगा, तो पॉइनेंटली हो जाएगा, है ना। बहुत ही मार्मिक तरीके से दर्शाया गया है, बताया गया है देवज्योति's के शॉर्ट एनिमेशन फिल्म में ये चीज़, तो बहुत ही पॉइनेंटली हो जाएगा। जैसे बोलते हैं आप ना कॉजिंग सैडनेस, आप बोल सकते हो कॉजिंग सैडनेस, या मार्मिक तरीके से बोलते नहीं, बहुत ही मार्मिक तरीके से, हिंदी कितनी अच्छी है, मार्मिक तरीके से, है ना, मार्मिक रूप से, मतलब बहुत ही सैड भावना में लेकर भी बताई गई। और ये सैड ही की तो बात है, दुखद की बात है, कौन सी अच्छी बात है, केयरलेसली तो नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड करना है ईडियम अंडर रैप्स, कीप समथिंग अंडर रैप्स, कई बार ये ईडियम पूछी गई है, कीप समथिंग अंडर रैप्स, है ना, कीप समथिंग अंडर रैप्स, कीप समथिंग अंडर रैप्स, ये कई बार पूछी गई है ना, किसी चीज़ को छुपा के रखना जिसे बोलते हैं ना, अंडर रैप्स। रैप समझते हो ना, जो ही रैपर जो आपके होते हैं रैप्स, वही, तो कीप समथिंग अंडर रैप्स इसे बोल सकते हैं। कभी कभी होता है कीप समथिंग अंडर कवर होता है, अंडर कवर बोलते हैं, तो ये कई मीनिंग कई तरीके से यूज किया गया है। अंडर रैप्स मतलब किसी चीज़ को छुपा देना, छुपा छुपा के काम करना, तो सीक्रेटली हो जाएगा, है ना, इसकी मीनिंग हो जाएगी। अंडर एस्टिमेट मतलब किसी को कमतर आंकना, उसकी वैल्यू से उसे कम आंकना, अंडर एस्टिमेट कर देना, कहते नहीं डोंट अंडर एस्टिमेट मी, या फिर डोंट अंडर एस्टिमेट माई पावर, मेरी शक्तियों को अंडर एस्टिमेट मत करो, यानी कम वैल्यू में मत आंको, इससे बोलते हैं अंडर एस्टिमेट करना। अंडर एस्टिमेट का अगर एंटोनिम बात की जाए तो ओवर एस्टिमेट बोल देते हैं आप।
तो ये नहीं होगा इसका मीनिंग। अंडर हैंड, इसका देखो ये जो सेंटेंस दे रखा है अंडर रैप्स, इसके दोनों मीनिंग हो जाएंगे, एक तो अंडर हैंड भी हो जाएगा और सीक्रेटली भी हो जाएगा। पता नहीं एग्जामिनर ने ये ही क्यों दिया है। अंडर हैंड भी सही मीनिंग है इसका, क्योंकि अंडर हैंड का मतलब भी होता है डन सीक्रेटली, है ना। कोई चीज़ सीक्रेटली काम की जाए, डिसऑनेस्टली काम की जाए, बहुत ही गुपचुप तरीके से की जाए तो उसे अंडर हैंड बोलते हैं। हालांकि ये बहुत ही धोखेबाज तरीके से है, ध्यान दीजिएगा, धोखेबाजी तरीके से। तो जनरली जो ये वर्ड है थोड़ा सा नेगेटिव वे में चला जाता है, इसलिए सीक्रेटली, क्योंकि जो अंडर रैप्स है कोई भी काम, जैसे हमारी आर्मी सेना कोई ऐसा एक्शन लेती है जो अंडर रैप्स होती है, जो लोगों को नहीं पता होती है, उसे बोलते हैं। तो सीक्रेटली इसीलिए यहाँ पर आंसर दिया गया है सीक्रेटली को। अदरवाइज अंडर हैंड भी आंसर हो सकता था, बट अंडर हैंड जो है ज़्यादातर नेगेटिव में यूज किया जाता है। कोई चीज़ अगर आप ईमानदारी से नहीं, गैर ईमानदारी से चुप चुप के कर रहे हो, उसे अंडर हैंड बोलते हैं। तो डिसऑनेस्ट वे में अगर कुछ आप कर रहे हो चुप चुप तरीके से, तो उसे अंडर हैंड बोलते हैं। बट यहाँ पर अंडर रैप्स का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो आप छुपा देते हो या छुप छुप के करना, तो हो सकती है वो आपकी मतलब अच्छी भी हो, ख़राब भी हो, कुछ भी हो सकता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया नहीं जानती है, मतलब पब्लिक नहीं जानती है, और फिर भी हमारी गवर्नमेंट करती रहती है अंडर रैप्स। तो ऐसा नहीं कि वो चीज़ें ख़राब होती हैं। तो सीक्रेटली बिल्कुल सही वर्ड यहाँ पर बैठेगा, फिट बैठेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर दिया गया है। बाकी सारे ऑप्शंस आपने देख ही लिया है। अंडर एस्टिमेट बता दिया। डबल लेयर्ड मतलब ये तो ना, इसका कोई मीनिंग नहीं है डबल लेयर्ड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा फाइंड करना है सिनोनिम। सिनोनिम फाइंड करना है किसका? राई का। अब देखिए राई, देखो राई के कई मीनिंग है, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो राई के कई मीनिंग है। ये नाउन भी बनता है, वर्ब भी बनता है, एडजेक्टिव भी बनता है। तो अब अगर ये एडजेक्टिव बन रहा है तो इसका मतलब होता है ट्विस्टेड, क्रूड जिसे बोलते हैं, टेढ़ा मेढ़ा। वैसे तो बोलते हैं मेक अ राई फेस या मेक अ राई स्माइल। राई स्माइल होता है, आपने सुन रखा होगा, राई स्माइल, है ना, स्माइल। यानी कि ये स्माइल जो है, ये खुशी, जो स्माइल मुस्कुराहट है, ये दुख और सुख मिलाकर जो आपने बोलते हो ना, ऐसे थोड़ा सा हल्का सा मुंह टेढ़ा करके मुस्कुरा देते हो, उसे बोलते हैं राई स्माइल। तो ये राई स्माइल का मतलब कि क्रूड, क्रूड मतलब कोई चीज़ जो आड़ी तिरछी हो जाए, जैसे कि पिक्चर को टांगना सीधे ऐसे ऐसे था, लेकिन आपने तिरछा कर दिया ऐसे करके, ये क्रूड हो गई। तो इस टाइप से राई फेस, ऐसे ही तो मुँह बना देते हो तिरछा तिरछा हो, इस टाइप से। तो ये हो जाए राई। राई हमें सिनोनिम देखना था इसका, क्रूड हो जाएगा। बाकी सिनोनिम देख सकते हैं आप, जैसे कि आपका आपने एक वर्ड सुन रखा होगा कंटॉर्टेड, याद आ रहा है मुझे, कंटॉर्टेड, मैं लिख देता हूँ, हाँ कंटॉर्टेड। कंटॉर्टेड भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। आपने एसक्यू वर्ड आपने सुन रखा होगा, क्रूक्ड वर्ड आपने सुन ही रखा होगा, है ना। क्रूक्ड मैंने क्लास में पढ़ाया है अपनी, क्रूक्ड, क्रूक्ड पिक है इस टाइप से, है ना, आड़ी तिरछी पिक जो होती है, पिक्चर होती है, उस टाइप से। तो ट्विस्टेड हो जाएगा इसका सिनोनिम, क्रूक्ड हो जाएगा इसका सिनोनिम। फ्रैंक मीन्स होता है स्पष्ट, क्लियर। जो फ्रैंक बोलते हैं ना, बहुत ही फ्रैंक इंसान है ये, बहुत ही फ्रैंकली बोलता है, तो क्लियर बोलता है, स्पष्ट बोलता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है। फोर्थ राइट क्या होता है? फोर्थ राइट वो आप उसी को बोल सकते हैं जो खरा खरा बोलता है ना, खरा खरा यानी स्पष्टवादी, सीधे सीधे बोलने वाला, उसे बोलते हैं फोर्थ राइट, है ना, फोर्थ राइट। तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्रूक्ड हो जाएगा इसका सिनोनिम राई का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड करना है, इनडायरेक्ट सेंटेंस है, जरा देख लेते हैं फटाफट। लिखा है अंजू सेड टू विजया। ये हमारा जो सेंटेंस है पार्ट है, ये इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो चीज़ पार्ट होती है उसे बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का जो हमारा टेंस है वो पास्ट का है, और यू कैन स्टे विथ यस वेन एवर यू आर इन दिल्ली। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेंटेंस का टेंस होता है, सॉरी, जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो हिस्सा है इसका अगर टेंस पास्ट का है तो रिपोर्टेड स्पीच उसी के अकॉर्डिंग बनती है। अगर ये प्रेजेंट में है तो पास्ट में बन जाएगी, है ना। तो देखिए क्या है, यहाँ पर आर दे रखा है, इसका मतलब ये पास्ट में बन जाएगी। कैन का कुड हो जाएगा, आर का वाज या वर हो जाएगा, जैसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम ध्यान दीजिएगा। अब ज़रा समझ लेते हैं फिर से। यहाँ पर आपको पता है 2 3 1, है ना, 1 2 3 सॉरी, है ना, ये आपने पढ़ रखा होगा सन SON करके, है ना, सब्जेक्ट इस टाइप से। तो यहाँ पर देखो यू जो है सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट है, ये किसके लिए चेंज होगा? ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। विजया यहाँ पर लड़की है, यू विजया के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पर शी आ जाएगा, समझिएगा। तो देख लेते हैं कहाँ पर बन जाएगा। अंजू टोल्ड विजया, सेट टू टोल्ड में बदलेगा, बिल्कुल सही है। दैट शी कुड, अब कैन का कुड बदल जाएगा, बिल्कुल सही। स्टे विथ देम, अस का जो है इनके साथ बदल जाएगा तो देम हो जाएगा, बिल्कुल सही। वेन एवर, देखो फिर यू आया तो यू विजया के अकॉर्डिंग बदलेगा तो शी हो जाएगा, और चूँकि यू आर था, प्लोरल है, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है तो आर ले लिया। शी सिंगुलर है इसलिए पास्ट में बदलेंगे तो वाज ले लेंगे, बिल्कुल। शी वॉज इन दिल्ली, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस सही है। सेकंड गलत क्यों है देख लेते हैं। अंजू टोल्ड विजया, बिल्कुल से यहाँ तक सही है। शी कुड स्टे
विद देम, ये भी सही है। व्हेनेवर यू, इन्होंने यू को चेंज ही नहीं किया, गलत हो गया। थर्ड क्यों गलत है देख लेते हैं। अंजू टोल्ड विजया दैट यू, यू इन्होंने बदला नहीं, गलत हो गया। अंजू टोल्ड विजया दैट सी कैन, कैन इन्होंने कैन को कुड नहीं किया, बदला नहीं, गलत हो गया। और इन्होंने प्रेजेंट बना दिया, ये भी गलत हो गया। तो देखिए ये सब गलत हो गए। हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी और राइट आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में हमें फाइंड करना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यस, हमें फाइंड करना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए दैट विच इज इनकैपेबल ऑफ बीइंग रेड और अंडरस्टूड, जो जिसे आप पढ़ने और समझने में असक्षम हो, जिसे आप पढ़ नहीं समझ सकते हो। इम्पॉसिबल टू रीड और अंडरस्टैंड, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एलिजिबल। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा है और कई बार ये पूछा गया है एलिजिबल, समझिएगा, अच्छे से याद करते रहिएगा। तो इसे आप ये बोलते हैं ना डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, इसे बोलते हैं डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, जो कि इसी में लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं क्या होता है। इंडेलिबल क्या होता है, इंडेलिबल आपने दे रखा होगा, दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, है ना, दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड। आपने जब वोट डालने जाते हो तो हम लोग वहाँ पर इंक लगाई जाती है ना, इंक, उसे बोलते हैं इंडेलिबल इंक, है ना, अमिट स्याही जैसे बोलते हैं। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, अमिट, अमिट, अमिट हो जाएगा इसका। इंडेलिबल इंक इसी को बोल देते हैं ना, जो वहाँ पर लगाई जाती है, तो इंडेलिबल होती है। इलीगल जानते हुए अवैध होती है, नॉट अलाउड बाय द लॉ, उसे इलीगल बोलते हैं। इंटेलिजिबल जिसे आप पढ़ सकते हो, जिसे समझ सकते हो, है ना। पॉसिबल और इजी टू अंडरस्टैंड, पॉसिबल और इजी टू अंडरस्टैंड, है ना, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड, ये हो जाएगा हमारा, इंटेलिजिबल हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें फाइंड करना है नो इम्प्रूवमेंट, यानी नो सब्स्टिट्यूशन, यानी कोई ऐसा वर्ड देखिए क्या कोई इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। लिखा है व्हाट अ पैलेस होम, व्हाट अ पैलेस है तो बोलो, या तो व्हाट अ होम बोलो, क्योंकि यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर दोनों तो एक साथ नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर होम आया है तो इसको एडजेक्टिव चाहिए। पैलेस भी ना होने, होम भी ना होने, तो दोनों में से एक लगा सकते हो। व्हाट अ पैलेस बोलते नहीं, क्या शानदार घर है। व्हाट अ होम, क्या शानदार घर है, ये भी बोल सकते हैं। बट व्हाट अ पैलेस होम नहीं बोल पाएंगे, गलत है, जो लिखा है वो गलत है। तो जो नो इम्प्रूवमेंट है वो तो गलत हो जाएगा। पुशी नहीं होता है, पुशी बेसिकली धक्का मुक्की करने वाला होता है, तो पुशी यहाँ नहीं होगा। व्हाट अ पुशी होम ऐसा थोड़ा ना है। पैलेटेबल मतलब जो चीज़ खाने में आपके लिए स्वादिष्ट लगे। पैलेटेबल किससे बना है, पैलेट से। आपका देखो, आप जो पैलेट होती है, तारू जिसे बोलते हैं, जो चीज़ आपको खाने में स्वादिष्ट लगे उसे बोलते हैं पैलेटेबल, है ना। तो पैलेटेबल यहाँ पर नहीं होगा। पैलेशियल वर्ड आपने सुन रखा होगा, कभी कभी इसे पैलेटियल बोला जाता है, कभी कभी इसे पैलेशियल बोला जाता है। मैं तो पैलेशियल बोलूँगा इसे। पैलेशियल का मतलब होता है राजसी, राजसी बोलते नहीं, राजसी, महल जिसे बोलते हैं, महल नुमा, है ना। तो अब ये सही हो जाएगा, है ना, महल नुमा, यानी कि कैसे बोलेंगे, पैलेशियल हाउस, व्हाट अ पैलेशियल होम। तो ये वर्ड अगर आप यहाँ पर रखोगे कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, एडजेक्टिव है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हाट अ पैलेशियल होम। ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। राजभवन जैसे बोलते हैं ना, क्या शानदार राजभवन है, इस टाइप से। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड करना है ईडियम की मीनिंग। ऑन टेंटर हुक कई बार पूछा गया है और कई बार मैंने क्लास में बताया है। ऑन टेंटर हुक, ऑन टेंटर हुक का मतलब होता है जब आप कोई चीज़ बेसब्री से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं और उस संशय की स्थिति में, मतलब जैसे कोई चीज़ होने वाली होती है और आपको लग रहा है कि होगी बट कब नहीं होगी ये नहीं पता है, तो उसी का संशय दिमाग में बना पड़ा है, उसी को बोलते हैं ऑन टेंटर हुक। क्या बोलेंगे, ऑन टेंटर हुक, ऑन टेंटर हुक, समझिएगा, बहुत ही अच्छा है और कई बार ये वर्ड पूछा गया है। ऑन टेंटर हुक मतलब क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंस और एजिटेशन, है ना, ध्यान दीजिएगा, इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंस और एजिटेशन, इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंस और एजिटेशन, एजिटेशन, या फिर आप बोल सकते हो वरीड और नर्वस अबाउट समथिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन, वो भी बोल सकते हैं, वरीड और नर्वस अबाउट समथिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन, उसे बोलते हैं ऑन टेंटर हुक्स। या फिर बोल सकते हो हिंदी में संशय की स्थिति होना, बहुत ही नर्वस होना, किसी चीज़ को लेकर बहुत ही नर्वसली इंतजार करना किसी चीज़ का, उसे बोल सकते हैं ऑन टेंटर हुक्स, इस टाइप से। तो क्या हो जाएगा, वेरी सैड नहीं,
बहुत दुखी थोड़ू ना, संशय की स्थिति है। वेरी टेंस है, हाँ टेंस लगा सकते हो, वरीड लगा सकते हो, तो वेरी टेंस आंसर हो जाएगा। वेरी हैप्पी बिल्कुल भी नहीं, वेरी एंग्री बिल्कुल भी नहीं। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। बढ़िया है, कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में फाइंड करना है एरर, क्या कोई एरर है या नहीं है, ये बात पता करनी है। माई मदर जनरली रेड, अब देखो इसे रीड पढ़ें या रेड पढ़ें, क्या पढ़ेंगे देखते हैं। माई मदर जनरली रीड द लोकल न्यूज़पेपर टू कीप अब्रेस्ट, टू कीप अब्रेस्ट ऑफ, कीप अब्रेस्ट ऑफ एक इडियमेटिक एक्सप्रेशन है, इसका मतलब होता है टू कीप वन सेल्फ अप टू डेट। क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है स्टे अप टू डेट, है ना, अप टू डेट, यानी बिल्कुल अपने आप को अपडेटेड रखना, उसे बोलते हैं कीप अब्रेस्ट ऑफ। यू शुड कीप योर सेल्फ अब्रेस्ट ऑफ, इससे बोलता है, ऐसे बोला जाता है, इसे यूज किया जाता है। कई बार हम लोग इसके यूज करते रहते हैं, कीप अब्रेस्ट ऑफ, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया एग्जाम में, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो माई मदर जनरली रीड, अब देखिए मैं इसे रीड ही पढ़ूंगा। अच्छा, अगर ये सेंटेंस देखिए, बिल्कुल वैसे तो सेंटेंस में कोई ग्रामेटिकली एरर नहीं है। अगर ये सेंटेंस एक ऑप्शन यहाँ पर दे रखा होता नो एरर, अगर ये सेंटेंस एक ऑप्शन दे रखा होता नो एरर, तो गलती नहीं थी। क्यों गलती नहीं थी मैं बताऊंगा आपको। उसका रीज़न ये था कि मैं अगर इसे पास्ट की वर्ब मान लूँ, अगर इस रीड वर्ब को मैं पास्ट की वर्ब मान लूँ, तो आपको पता है जो रीड होती है इसकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं, रीड, रीड, है ना, रीड, लेकिन इनका जो प्रोनाउंसिएशन है बदल जाता है। V1 फॉर्म तो रीड बोली जाती है, लेकिन सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म रेड बोली जाती है ना, रेड बोली जाती है ये बात। तो अब अगर मैं इसे पास्ट की बात मान लूँ कि मेरी मम्मी जो है वो पढ़ा करती थी अक्सर, है ना, जनरली रीड द लोकल न्यूज़पेपर टू कीप अब्रेस्ट ऑफ द लोकल न्यूज़, तो ये पास्ट की बात हो जाती है। लेकिन ऐसा यहाँ पर कोई ऑप्शन दे नहीं रखा है, नो एरर का कोई ऑप्शन दे ही नहीं रखा, यानी एरर तो है। और अब ऐसे हो तो आपको कहते नहीं कि एग्जामिनर के दिमाग से आप खेलिए, खुद खेलिए, क्योंकि अगर ऐसा उसने नो एरर दे रखा होता तो ये नो एरर भी लग सकता था, इसलिए उसने नो एरर का ऑप्शन ही नहीं दिया। उसको पता है कि इसमें नो एरर हो सकती है, क्योंकि ये कोई मान सकता है कि पास्ट की बात है, भैया पास्ट की बात है, पास्ट वर्ब लगा है, बाकी सारा सब कुछ सही हो सकता है। बट ऐसे सेंटेंस जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखे जाते हैं, ये बात पता होनी चाहिए आपको। तो यहाँ पर जो कि माई मदर जो है सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रीड जो है वो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म हो जाएगी। किसी भी वर्ब में अगर एस एस लग जाता है तो वो वर्ब सिंगुलर होती है, तो रीड यहाँ पर ना होकर क्या हो जाएगा, रीड्स हो जाएगा। अब यही बात क्या हो जाएगी, ये बात हमारी मम्मी जी की प्रेजेंट की बात हो जाएगी, जो जनरली अक्सर करती हैं। क्या करती हैं वो, माई मदर जनरली रीड्स द लोकल न्यूज़पेपर, अक्सर ना जनरली वो लोकल न्यूज़पेपर पढ़ती हैं। किस लिए लोकल न्यूज़पेपर पढ़ती हैं, उसका रीज़न ये है कि टू कीप अब्रेस्ट ऑफ द लोकल न्यूज़, जो लोकल न्यूज़ है उसके बारे में अप टू डेट रहने के लिए, ध्यान दीजिएगा। तो ये सेंटेंस बढ़िया बन जाएगा, मैंने हर एक तरीके से बता दिया है आपको, समझिएगा। माई मदर सिंगुलर है इसलिए रीड ना होकर यहाँ पर रीड्स हो जाएगा, और किसी भी वर्ब के लास्ट में एस लगा दो तो वो वर्ब सिंगुलर हो जाती है, ये बात याद रखिएगा। किसी भी नाउन में लास्ट में एस लगा दें तो वो नाउन प्लूरल हो जाएगा, बट किसी वर्ब में अगर एस लगा देंगे तो वो वर्ब सिंगुलर हो जाती है, बात आपको पता है ना। चीज़ें सब कुछ क्लियर रखिएगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माई मदर जनरली रीड ना होकर रीड्स हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। उम्मीद है सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर कोई डाउट रह जाता है आपके अंदर तो उसे ज़रूर पूछिएगा। हमें यहाँ पर फाइंड करना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन में एक ऐसा वर्ड होगा जो इनकरेक्टली स्पेल्ड किया गया होगा। बताइए जरा कौन सा है। देखिए लिखा है सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस की स्पेलिंग गलत है, तरीके से लिखी गई है। सुप्रीम बिल्कुल सही से। सुपरस्टिशन का मतलब क्या होता है, अंधविश्वास जिसे बोलते हैं, बिल्कुल सही से लिखी गई है। सुपीरियर जानते हो ना, आपसे सुपीरियर जो होते हैं उसे, तो बिल्कुल सही से स्पेल्ड की गई। इस ये भी सही है, ये भी सही है, और जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यही गलत है। सुपरफ्लुअस की स्पेलिंग क्या होती है फिर बताइए जरा। सुपरफ्लुअस की स्पेलिंग होती है SUPERFLUOUS, ये होता है। और यहाँ से यू गायब था, यहाँ से यू गायब था, ये यू वाला यू जो है ये गायब है इसमें, तो यही एरर हो जाएगी। सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होता है बताइए ज़रा। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है सरप्लस, जो कहते हैं ना ये चीज़ सुपरफ्लुअस है, ज़रूरत से ज़्यादा है, इसे हटाओ, सरप्लस है ना, सरप्लस इसे बोलते हैं, सरप्लस हो जाएगा। इसका मीनिंग रिडंडेंट, आपने वर्ड सुन रखा होगा ना, रिडंडेंट, रिडंडेंट भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। एक्सेस वर्ड आपने सुनी रखा होगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्टली स्पेल्ड नहीं है, ये रॉन्गली स्पेल्ड है, इसी को मैं फाइंड करना था, इनकरेक्टली स्पेल्ड को फाइंड करना था। तो ये इसका सही जो स्पेल्ड वर्ड है मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 में फाइंड करना है जंबल। जंबल करने के तरीके मैंने बता दिए हैं। एक ऐसा स्टेटमेंट आपको फाइंड करना पड़ेगा जो सेंटेंस को स्टार्ट कर रहा होगा, उसी को बोलते हैं हम स्टैंड अलोन सेंटेंस। अब वो जो सेंटेंस होते हैं जनरली नाउन से स्टार्ट होते हैं। नाउन कोई भी हो सकता है, प्रॉपर कॉमन, जनरली प्रॉपर से ही स्टार्ट होते हैं। कोई इंस्टीट्यूशन का नाम होगा, किसी देश का नाम होगा, किसी व्यक्ति का नाम होगा, कुछ भी होगा, ध्यान दीजिएगा। तो लिखा आप समझिए, पढ़ते हैं। वी जेंटली पुट द फ्लेजलिंग बैक इनटू द नेस्ट हैं, फ्लेजलिंग बैक इनटू द नेस्ट, यानी यहाँ से मैं कुछ निकल नहीं आ रहा है, क्या मैंने क्या जेंटली पुट कर दिया। वन मॉर्निंग, एक सुबह, वी फाउंड वन ऑफ द 4 फॉलन ऑन द ग्राउंड। अच्छा, वन ऑफ द 4 यानी इनमें से क्या, ये भी नहीं होगा, यानी ना तो हम ए से स्टार्ट कर पाएंगे और ना ही बी से स्टार्ट कर पाएंगे, समझिएगा भैया। तो ना हम ए से स्टार्ट कर पाएंगे ना बी से स्टार्ट कर पाएंगे, डी से। वंस दे हैड हैज्ड, एक बार जब, हैज मतलब होता है जैसे बच्चे से ना, बच्चे मतलब बेसिकली चिड़ियों के लिए लगाया जाता है। जब वो बच्चों को जन्म देती हैं उसे बोलते हैं हैच या अंडे सेना, इस टाइप से। तो दे बिजली टुक टर्न्स फीडिंग द 4। ये दे बात कर रहा है, किसके लिए दे आया है, बच्चों के लिए आया है। वंस दे किसके लिए बात है, तो ये क्या देगा, द रॉबिन कपल बिल्ट अ नेस्ट। हाँ बिल्कुल, द रॉबिन कपल की बात की जा रही है। द रॉबिन कपल बिल्ट अ नेस्ट इन आवर वरांडा एंड लेड, लेड ध्यान दीजिएगा, लेड के बारे में मैंने बताया है। ये ले की कौन सी फॉर्म है, ये ले की सेकेंड फॉर्म है, ध्यान दीजिएगा, लेड ना, लेड लेड लेड, इसका मतलब होता है ले योर एग्स, या लेड ले एग्स बोलते नहीं अंडे से ना, उसके लिए मैंने बताया था अपनी क्लास में, ले एग्स। तो यहाँ पर देखो लेड 4 eggs, यानी कि सी से स्टार्ट करेंगे। सी एक ऐसा स्टेटमेंट है जो सेंटेंस में पूरे पैसेज को इनिशिएट कर रहा है, सबसे पहले इसे इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो सी से करेंगे। अब देखिए बाय लक आपके अंदर ये एक एबिलिटी होनी चाहिए कि ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे। तो देखो कितना आसान हो गया, टाइम बचा, आंसर मारो, है ना, क्योंकि वहाँ पर आपको टाइम ही तो एग्जाम में बचाना है, पीएचडी थोड़ा ना करनी है वहाँ पर, या एग्जामिनर को ये भी नहीं बताना है कि मुझे इंग्लिश बहुत आ रही है, बहुत टाइम ले रहे हो, ऐसा ना करना। आप टाइम बचाना वहाँ पर, क्योंकि यही टाइम आप मैथ्स या रीजनिंग में लगा सकते हो अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए क्या आंसर हो जाएगा, आंसर सी डी बी है। अब अगर आपके पास टाइम है तो आप मैच कर लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में फाइंड करना है एंटोनिम। एंटोनिम का क्या मतलब है, मतलब उसका विरोधाभास। सस्टेनेंस का मतलब क्या होता है, निर्वाह, जीवन यापन जिसे बोलते हैं उसे सस्टेनेंस बोलते हैं। सस्टेनेंस जैसे लाइवलीहुड हो जाएगा, लाइवलीहुड का मतलब होता है सस्टेनेंस। सस्टेनेंस बेसिकली बना है सस्टेन से, सस्टेन मतलब कुछ निर्वाह करना, कुछ आपके पास होना, उसे बोलते हैं सस्टेन, सस्टेनेंस, उसी से। सस्टेनेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसके सिनोनिम अगर मैं बात करूँ तो रिफ्रेंसमेंट भी सिनोनिम हो जाएगा, थोड़ा का दूर कर सिनोनिम है। नरिशमेंट सिनोनिम है इसका, लाइवलीहुड इसका सिनोनिम है, बट स्टारवेशन इसका एंटोनिम हो जाएगा, क्योंकि स्टारवेशन का मतलब होता है भुखमरी और सस्टेनेंस का मतलब होता है लाइवलीहुड, यानी नरिशमेंट, आपके पास पर्याप्त मात्रा में हैं चीज़ें, और स्टारवेशन कह रहा है आपके पास पर्याप्त मात्रा में चीज़ें नहीं हैं, तभी तो भुखमरी है। तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका एंटोनिम हो जाएगा। चलिए जरा इसके सिनोनिम देख लेते हैं। ये नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, मैं इसके सिनोनिम बता देता हूँ। जैसे नरिशमेंट इसका सिनोनिम हो जाएगा, लाइवलीहुड सिनोनिम हो जाएगा, रिफ्रेशमेंट सिनोनिम हो जाएगा। एक और सिनोनिम मैं बता सकता हूँ, क्योंकि ये जो वर्ड है ये पूछा गया है सीडीएस में, बेकन, बेकन, बेकन। वैसे तो बेकन का जनरल जो मीनिंग होता है, अगर मैं जनरली बताऊं अकेला है, तो इसका मतलब होता है भेड़ या शुअर का मांस, शायद शुअर का मांस होता है, भेड़ का मांस होता है, कुछ ऐसे। बट ये जो बेकन वर्ड है ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन में यूज किया गया है, और ईडियम में यानी ईडियम बनाकर इसे यूज किया गया है, एग्जाम में पूछा गया है आपसे। कैसे पूछा गया है, ब्रिंग होम द बेकन, है ना, ब्रिंग होम द बेकन, ये पूछा गया है आपसे। इसका मतलब क्या है, ब्रिंग होम द बेकन, है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी वही है कि आप कुछ ऐसा लेके आओ जिससे आपकी लाइवलीहुड या आपकी जीविका चल सके, समझिएगा। कुछ अर्न करके ऐसा कुछ लाओ, कुछ पैसा, खाने पीने, जो भी कुछ ऐसा लाओ ताकि आपकी लाइवलीहुड चल पाए। यानी कि ये जो ईडियम है ये बिल्कुल लाइवलीहुड से आपसे रिलेटेड है, नरिशमेंट से रिलेटेड है, लाइवलीहुड से रिलेटेड है, याद रखिएगा। तो स्टारवेशन इसका एंटोनिम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में फाइंड करना है हमें सिनोनिम। मैलिग्नेंट, अब देखिए किसी वर्ड के पहले अगर MAL लग जाए तो MAL जो है वो नेगेटिव वर्ड होता है ना, ध्यान दीजिएगा, ये नेगेटिव होता है बिल्कुल। जैसे मेलाफाइड इंटेंशन, बोनाफाइड इंटेंशन अच्छे इरादे, मेलाफाइड इंटेंशन नापाक इरादे, खराब इरादे, उससे बोलते हैं ना। मलाइन करना मतलब किसी की निंदा करना, उसे बोलता है, उसी मलाइन से बना है मैलिग्नेंट, ध्यान दीजिएगा, उसी मलाइन से बना है मैलिग्नेंट। तो मैलिग्नेंट का मतलब ये एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इसका मतलब होता है घातक, जो आपके लिए डेंजरस हो, जो चीज़ आपके लिए डेंजरस हो, घातक हो। हमें यहाँ पर फाइंड करना है सिनोनिम। जैसे मेलेवलेंट आपका वर्ड आपने बता दिया है, मेलेवलेंट, है ना, मेलेवलेंट,
मेलेवलेंट भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। और भी जैसे मैं बताता हूँ वायरुलेंट, जैसे वायरुलेंट इसका सिनोनिम हो जाएगा। डेंजरस तो आपको पता ही इसका सिनोनिम हो जाएगा। विसियस इसका सिनोनिम हो जाएगा, है ना, विसियस इसका सिनोनिम हो जाएगा। वेनमस इसका सिनोनिम हो जाएगा। वेनमस वही जहरीला जो आप बताते हो ना, वेनमस है ना, वेनमस इसका सिनोनिम हो जाएगा। और भी वर्ड मैं बताता हूँ, पॉइजनस भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, आपको पता है ना। स्प्लेनेटिक एक सिनोनिम हो जाएगा, आपको शायद वर्ड आपने सुन रखा हो ये, अगर आपने अच्छी से क्या पढ़ी होगी तो। स्प्लेनेटिक है ना, स्प्लेनेटिक वर्ड याद रखिएगा, जहरीला हो आपके लिए, बहुत ही ना हार्मफुल हो, खतरनाक हो, डेंजरस हो, ये सारे के सारे मैंने सिनोनिम आपको बता दिए। अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आप अगर आपसे कोई वर्ड इसमें से आ रहा है तो उसे नोट ना करिए, अगर कोई नहीं आ रहा है तो उसे नोट कर लीजिए, सारे नोट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए इसका हमें फाइंड करना था सिनोनिम। हेल्दी तो इसका एंटोनिम हो जाएगा, है ना, तो हेल्दी नहीं होगा यहाँ पर। बेनिफिशियल, लविंग, देखो अब देखो कितना आसान तरीका एग्ज़ाम में करने का। एक और तरीका है कि देखिए हेल्दी अपने आप में एक, और बेनिफिशियल अपने आप में, और लविंग अपने आप में मोर ओवर एक पॉजिटिव मीनिंग दे रहे हैं। पॉजिटिव मीनिंग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। और मैलिग्नेंट का हमें सिनोनिम दिखाना था, तो मैलिग्नेंट आपको पता है मैलिग्नेंट नेगेटिव है, तो नेगेटिव ही सिनोनिम इसका कोई होगा, विसियस हो जाएगा। देखिए एक और भी तरीके होते हैं, ज़रूरी नहीं कि मुझे सारे वर्ड्स आएँ, बट कभी कभी हमारी जो ना दिमाग की बत्ती होती है जो जली रहती है, तो फिर वो हम कर ले जाते हैं सेंटेंस, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेट से, क्योंकि हमें पता है कि बेनिफिशियल एक ही जैसा है, हेल्दी एक ही जैसा है, लविंग एक ही जैसा। अगर ये तीनों की तीनों वर्ड एक ही जैसे हैं तो जो बचा वाला है वही आंसर होगा, ये बात याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में फाइंड करना है मिस स्पेल्ड वर्ड, यानी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जरा बड़ा अच्छा सेंटेंस है, बहुत से लोगों को 12th की स्पेलिंग नहीं पता है, और 12th से यहाँ पर गलत तरीके से लिखा गया है। 12th की स्पेलिंग बहुत से लोगों को नहीं पता है, जैसे 12 बोलते हैं ना, 12 हो गया, लेकिन 12 तो सही है, लेकिन 12th लिखने पर अब देख लेते हैं 12th एक्चुअली हम 12th बोलते तो हैं, लेकिन F होता है यहाँ पर, है ना, तो इसकी जो सही स्पेलिंग होती है वो क्या हो जाएगी, TWELFTH। ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ अच्छे से, TWELFTH, इसे बोलते हैं 12th, ध्यान रखेंगे। तो आपने 12th कर तो लिया है, बट 12th की स्पेलिंग नहीं सही कर पाए होगे, गारंटी है 12th हो जाएगा। तो यहाँ पर 12th की स्पेलिंग गलत तरीके से स्पेल्ड की गई है, सही स्पेलिंग ये होगी। टेम्परेचर बिल्कुल सही से स्पेल्ड किया गया है। डिसअपियर मतलब क्या होता है, गुमनाम हो जाना, गायब हो जाना, तो उसे बोलते हैं। अनटिल की भी स्पेलिंग बिल्कुल सही से स्पेल्ड की गई है। अनटिल आपको कंफ्यूज कर सकता है शायद, कि कैसे, शायद आप ये सोचें कि अनटिल की स्पेलिंग ये होती है डबल एल, ये गलत होती है, ये नहीं होती है। भाई साहब याद रखिएगा, अनटिल जो लिखा है वो अपने आप में बिल्कुल सही से लिखा गया है, इसमें कोई एरर नहीं है। डिसअपियर में कोई एरर नहीं है, टेम्परेचर में कोई एरर नहीं है, 12th में एरर थी, मैंने बता दिया। सो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। जो देखो डाउट होते हैं, क्योंकि मैं उसी दौर से गुजर चुका हूँ जिस दौर से आप गुजर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें पता हैं, कैसे क्या एग्जामिनर, कैसे हम एग्ज़ाम में कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें आती हुई भी गलत हो जाती हैं। उसका रीज़न यही होता है कि हम उस पर प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं। हमें पता है बट हम प्रैक्टिस नहीं किए होते, या फिर हमारे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, हमने रट्टा मार रखा है, तब चीज़ें आपको कन्फ्यूज़ करती हैं। अदरवाइज़ आप कन्फ्यूज़ कुछ नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ है, बहुत ही इंग्लिश बहुत ईजी है, मैं तो मानूंगा इंग्लिश बहुत ही ईजी है। ये टफ उन लोगों ने बना दिया है जो रूल बना दिए हैं कि ये रूल होता है। रूल एक्चुअल में कुछ होता नहीं। क्या लैंग्वेज का कोई रूल होता है क्या, नहीं होता है ना। रूल तो आपको पता नहीं, जैसे कोई चीज़ कहीं से कॉपी की गई है, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहीं कुछ देशों से कॉपी किया गया, इसलिए रूल बना दिया, क्योंकि वहाँ से मैंने उसे एज इट इज़ कॉपी कर लिया, तो मैंने उसे बोल दिया ये रूल है। तो रूल वो रूल होते हैं, लैंग्वेज में कोई रूल नहीं होता है, कोई बैरियर नहीं होते हैं, याद रखिएगा। हमेशा कॉन्सेप्ट चीज़ें होती हैं, कॉन्सेप्चुअल होती हैं। तो देखते हैं 60 नंबर फाइंड करना है। यहाँ पर लिखा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अ गवर्नमेंट रन बाय द वेल्दी पीपल, है नहीं, बहुत ही ना क्या बोलते हैं उसे, धनाढ़ वर्ग जैसे बोलते हैं, वेल्दी पैसों वालों का शासन जैसे बोलते हैं। द गवर्नमेंट रन बाय द वेल्दी पीपल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसे प्लूटोक्रेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लूटोक्रेसी। गवर्नड बाय द वेल्दी जैसे बोलते हैं, गवर्नड बाय द वेल्दी, यानी बहुत ही धनाढ़ वर्ग लोगों के साथ जो राज किया जाता है उसे बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी क्या होता है, एरिस्टोक्रेसी मतलब कि बहुत ही कुलीन वर्ग हो, पढ़े लिखे काबिल लोग हों उनके द्वारा, है ना। तो ऑफ हाईएस्ट सोशल क्लास, एरिस्टोक्रेसी जो क्या हो जाएगी, द गवर्नमेंट ऑफ हाईएस्ट सोशल क्लास, उसे बोलते हैं द गवर्नमेंट ऑफ हाईएस्ट सोशल क्लास, उसे बोलेंगे एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेट बना ना, बहुत ही कुलीन वर्ग से बोलता है, तो एरिस्टोक्रेसी हो जाएगा। मोनार्की किससे बना है, मोनार्क से बना है। मोनार्क मतलब क्या होते हैं, राजा रानी। तो मोनार्की मतलब कि राजतंत्र जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राजतंत्र। राजतंत्र यानी कि राजा या रानी का शासन।
चाहे राजा का शासन हो तभी राजतंत्र बोलेंगे, रानी का शासन हो तभी राजतंत्र बोलेंगे। तो रूल बाय किंग और क्वीन उसे क्या बोलेंगे, मोनार्की बोलेंगे। ओलिगार्ची क्या होती है, गवर्नमेंट बाय फ्यू पीपल, गवर्नमेंट बाय फ्यू पीपल मतलब बहुत ही अल्प, जिसे बोलते हैं अल्पतंत्र। अल्पतंत्र यानी कि जैसे बहुत से लोग सेलेक्ट कर लिए गए हों, बट जो शासन करने वाले हैं वो बहुत ही कम ही हों, यानी जो मेन शासन करने वाले हैं वो बहुत ही कम हैं, वही अपना दबदबा दिखा रहे हैं, उसे बोलते हैं अल्पतंत्र। यानी रूल्ड बाई अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पावरफुल पीपल बोलो तो बिल्कुल सही है। कैसे बोलेंगे, रूल्ड बाई अ स्मॉल ग्रुप ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ पावरफुल पीपल, बिल्कुल तब सही है, ओलिगार्ची हो जाएगा। क्या बोलेंगे, इसे अल्पतंत्र बोलेंगे। तो फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, अरिस्टोक्रेसी यानी कि कुलीन वर्ग जैसे बोलते हैं, पीपल ऑफ हाईएस्ट सोशल क्लास उसे बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी जिसके पास ज़्यादा पैसा हो उन लोगों के द्वारा शासन तो प्लूटोक्रेसी, मोनार्की जो राजा रानी के द्वारा हो जाती है इसे राजतंत्र बोलते हैं, और ओलिगार्ची मतलब इसे अल्पतंत्र बोलते हैं, जो बहुत ही कम लोगों के द्वारा शासन किया जाए उसे बोलते हैं ओलिगार्ची। जैसे कि बहुत सारे लोग कहीं सेलेक्ट कर लिए गए हों, जैसे मैं मान चलो एक कंपनी है, एक कंपनी में 50 लोग सेलेक्ट किए गए हैं और अच्छी पावर के लिए, बट उसमें से 4 ही 5 लोग जो हैं जो शासन कर रहे हैं, इस टाइप से मान चलो, ऐसे ही समझ लेना आप, तो उसे बोलते हैं ओलिगार्ची। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 हमारा अगेन पैराजम्बल है, देखना है, फाइंड करना है। अब देखिए ही दे रखा है यहाँ पर ए से, एज बोथ एंड ही एंड हिज वाइफ दे रखा है, बट वन थिंग कॉज्ड देम दे रखा है, निदेम तो आया होगा, ही एंड हिज वाइफ के लिए आया होगा। आफ्टर ही गॉट मैरिड, ही यानी ही हर जगह है, कहीं हमें कोई नाउन नहीं दिखा, अगर हमें कहीं कोई नाउन नहीं दिखा तो हमें प्रोनाउन से ही स्टार्ट करना होगा, अदरवाइज इनका नाउन जो होता तो स्टार्ट करना पड़ता है, बट नाउन नहीं, प्रोनाउन से स्टार्ट करना पड़ेगा इसी। तो अब देखिए किससे स्टार्ट करेंगे, लिखा ही लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस नियर द मेन रोड ऑफ अ विलेज, बिल्कुल सही है, ठीक है। आफ्टर ही गॉट मैरिड, तभी तो कपल होंगे, बिल्कुल सही है, यानी कि जो डी ऑप्शन है, ये जो बी ऑप्शन है, ये हमेशा किसके बाद आएगा, ये डी के बाद आएगा, क्योंकि शादी जब होगी तभी तो वो और वाइफ हो जाएंगे, अभी तो वो अकेला है। तो देखो डी के बाद बी आना चाहिए, डी के बाद बी आएगा, और बी से स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि एज बोथ है, तो बी से स्टार्ट नहीं होगा, बी से स्टार्ट नहीं होगा, हमारे पास बच के आएगा ए से। अब देखिए लिखा ही लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस नियर द मेन रोड ऑफ अ विलेज, अगर ए के बाद मैं बी लगाऊँ, एज बोथ ही एंड हिज वाइफ, नहीं, पहले तो मैरिड करेंगे ना, जब शादी होगी तभी तो वो बनेंगे, यानी डी के बाद भी आएगा, तो ए डी बी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। देखो कितना आसान है, पेयरिंग आपको आ रही है तो फिर आप सबको सही से कर ले जाएंगे, ए डी बी सी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे हमें देखना ही नहीं है, अगर पढ़ना है तो पढ़ लेते हैं, एक बार देखते हैं क्या लिखा है। ही लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस नियर द मेन रोड ऑफ अ विलेज, आफ्टर ही गॉट मैरिड, शादी के बाद ही स्टार्टेड अ टेलर शॉप, उसने टेलर शॉप स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि बी, एज बोथ ही एंड हिज वाइफ, और जैसे कि दोनों ही एंड हिज वाइफ वर्कड हार्ड, बहुत ही कठिन परिश्रम करते थे, दे मेड अ स्मॉल फॉर्च्यून, और दे मेड अ स्मॉल फॉर्च्यून मतलब बहुत ही कम मात्रा में जीवन यापन करने के लिए कुछ कमा पाना उसे बोलते हैं ना, बट वन थिंग कॉज्ड देम ग्रेट सारो, लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा उनको दुखद करती थी वो क्या करती थी, देखो कम कमाते थे वो चीज़ नहीं दुखी करती थी, क्या दुखी करती थी उनको, बट वन थिंग कॉज्ड देम ग्रेट सारो, दे हैड नो चिल्ड्रन, उनके पास कोई बच्चे नहीं थे, ये बात उनको बहुत ही दुखद करती थी। सो ऑप्शन नंबर ए डी बी सी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में लिखा है सेलेक्ट मोर द अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, डिवियस, डिवियस इज कमिंग फ्रॉम डिविएशन, डिविएशन आपने वर्ड सुन रखा होगा, डिविएशन यानी पथ विचलन जिसे बोलते हैं, डिविएशन आपने वर्ड सुन रखा है ना, डिविएशन का मतलब होता है ना पथ विचलन जिसे बोलते हैं, जैसे सीधे सीधे जा रहे हो, मार्ग विचलन हो जाना, मार्ग विचलन जिसे बोलते हैं डिविएशन, तो डिविएशन वहीं से बना है ना, डिविएशन से ही बना है डिवियस। अब डिवियस के कई मीनिंग हो सकते हैं, डिवियस मतलब क्या हो जाएगा, एंटोनिम फाइंड करना है, तो अब देखो पथ विचलन यानी कि टेढ़ा मेढ़ा, कहीं इधर कहीं उधर जाना इधर था, चले गए उधर तो इधर उधर हो गया ना, तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, सीधा स्ट्रेट हो जाएगा। वैसे तो डिवियस के मीनिंग और भी हो सकते हैं, डिवियस का मतलब होता है डिसीटफुल, धोखेबाज, डिसऑनेस्ट, मियांड्रिंग वर्ड याद रखिएगा, है ना, मियांड्रिंग पूछा गया है सीजीएल में, MEANDERING, है ना, मियांड्रिंग बोलते हैं इसे, मतलब बहुत ही धोखेबाज तरीके से। सरप्टिसस से एक वर्ड सुन रखा है, इसका सिनोनिम हो जाएगा डिवियस का, कोवर्ट सिनोनिम हो जाएगा डिवियस का।
अनएथिकल सिनोनिम हो जाएगा डीवीएस का। कई दूसरे मतलब तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है डीवीएस का मतलब। ऐसे तो डीवीएस का मतलब यहाँ पर क्या था, डिविएशन से था, पथ विचलन से था, जिसका एंटोनिम आपको फाइंड करना था एस्टेट हो गया। कैलकुलेटिंग नहीं होगा। श्रूड मतलब बहुत ही चालाक इंसान, श्रूड बहुत ही चालाक, वेरी क्लेवर इसे बोलते हैं, बहुत ही चालाक। डिसीटफुल धोखेबाज इसका सिनोनिम हो जाएगा, श्रूड भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में फाइंड करना है नो सब्स्टिट्यूशन नो इंप्रूवमेंट, यानी अगर कोई इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो करिए, नहीं तो आगे बढ़िए। लिखा है इफ़ ही डजंट रीच द स्टेशन इन टाइम। ये सेंटेंस हमारी कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस का जो हमारा कंडीशनल जो होती है, अगर कंडीशन हमारी प्रेजेंट में होती है, अगर हमारी कंडीशन जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है, तो उसका जो रिजल्टेंट क्लॉज होती है वो या तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होती है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है। ज़्यादातर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होती है, क्योंकि ये जो रिजल्टेंट क्लॉज है ये डिपेंड करती है इस कंडीशन पर। अगर ये कंडीशन हुई तो ऐसा हुआ, इफ़ ही डजंट रीच द स्टेशन इन टाइम, अगर वो नहीं पहुंचता है तो ही विल श्योर मिस द ट्रेन, ही विल श्योर। अब देखो दो गलती है, एक तो श्योर गलत है, दूसरा यहाँ पर वुड गलत है, क्योंकि यहाँ पर तो एडवर्ब चाहिए ना श्योर को। मिस वर्ब हो जाएगी तो वर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई करेगी ना, तो देखो दो एरर हैं, तो जो लिखा है वो तो गलत है, यानी बिल्कुल गलत है। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया था ना कि ये अगर प्रेजेंट में है तो ये फ्यूचर में होना चाहिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी हो सकता है, बट फ्यूचर में ज़्यादातर होता है, क्योंकि अगर हमारा कंडीशन हमारी प्रेजेंट की है तो रिजल्ट हमारा फ्यूचर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे आज मैंने कोई कंडीशन दी कि अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, तो वो पास होना फ्यूचर में है और कंडीशन आपकी प्रेजेंट में है, तो ये फ्यूचर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा इसे यहाँ पर। तो आप जो इसे फ्यूचर बना सकते हैं ना, समझिएगा इसे अच्छे से। तो ये प्रेजेंट का है, इसे फ्यूचर बनाना है। अब आपको पता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल वुड नहीं लगेगा, क्योंकि वुड जो है वो माना जाता है विल का पास्ट। हालांकि जो मॉडल होती है इनमें कोई पास्ट प्रेजेंट नहीं होता है, बट ऐसा कंसीडर किया जाता है कि वुड को पास्ट माना जाता है, विल का माना जाता है। मैंने कहा होता नहीं है, क्योंकि ये मानना और होना अलग है ना। तो वुड जो यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा, और विल के साथ यहाँ पर विल मिस हो जाएगा। और मिस को क्वालिफाई, यानी ये वर्ब है, अगर इस वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए चाहिए तो कोई एडवर्ब, तो श्योर को श्योरली बना दो, श्योरली निश्चित रूप से, विल श्योरली मिस, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी राइट आंसर। सेकंड क्यों गलत है, विल श्योर मिसिंग, क्योंकि आपको पता है विल जो है मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की V1 फॉर्म आती है, मिसिंग तो ING फॉर्म है, ये नहीं आ सकती है। और श्योर भी गलत है, वुड श्योरली मिस, यहाँ पर वुड नहीं गलत होगा, क्योंकि वुड नहीं लगाएंगे, समझिएगा यहाँ पर वुड नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो कंडीशन है वो हमारी प्रेजेंट की है। अगर कंडीशन प्रेजेंट की है तो सेंटेंस का जो रिजल्टेंट क्लॉज होती है, जो मेन क्लॉज होती है, वो फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से, ध्यान दीजिएगा। नो सब्स्टिट्यूशन जो लिखा था वो गलत था। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में फाइंड करना है फिल इन द ब्लैंक। देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। कह रहा है इट इज़ क्लेम्ड दैट, इट इज़ क्लेम्ड, यह दावा किया जाता है, क्या दावा किया जाता है, दैट इफ़ यू टेक अ सर्टेन होम्योपैथिक मेडिसिन। ये दावा किया जाता है, किस चीज़ को लेकर दावा किया जाता है कि अगर कुछ आप, है ना, इफ़ यू टेक अ सर्टेन, ध्यान दीजिएगा, अ सर्टेन के बाद नाउन सिंगुलर आता है तो मेडिसिन बिल्कुल सही है। अ सर्टेन होम्योपैथिक मेडिसिन, इट इज़ क्लेम्ड, ये दावा किया जाता है, ये दावे के साथ बोला जाता है कि इफ़ यू टेक अ सर्टेन होम्योपैथिक मेडिसिन, अगर आप कुछ निश्चित मात्रा में होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हो, इट विल, देखो हमारी कंडीशन प्रेजेंट में है और ये सबऑर्डिनेट रिजल्ट क्लास सबऑर्डिनेट जो हमारी ना, सॉरी, जो मेन क्लॉज है हमारी, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये हमारी मेन क्लॉज है। तो ये हमारा जो मेन क्लॉज है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है कि नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इट विल लगा है। तो अब इट विल के साथ आपको पता है वर्ब की V1 फॉर्म आनी चाहिए, ये बात याद रखिएगा। तो इट विल डैश यू अगेंस्ट द कोरोना वायरस, अच्छी बड़ी अच्छी बात है। इम्यून करना मतलब कि इम्यून किसी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, उसे बोलते हैं इम्यून, इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। इम्यून एडजेक्टिव भी होता है, ध्यान दीजिएगा। रीइंफोर्स का मतलब होता है मजबूत करना, बेसिकली किसी चीज़ को और ज़्यादा मजबूत करना, है ना। मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर, मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर, है ना, मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर, उसे क्या बोलते हैं, रीइंफोर्स करना, ध्यान दीजिएगा। फोर्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को मजबूत करना, जो सिनोनिम हो जाएगा रीइंफोर्स का। बट फोर्टिफाई के दो मीनिंग है, ये दोनों तरीके से यूज कर सकता है। किसी, जैसे मैंने कहा ना, अपना किला, जो मेरा किला है उसके मैंने सिक्योरिटी मजबूत कर दी है, तो मैंने फोर्टिफाइड कर दिया सिक्योरिटी को वहाँ से। दूसरा तरीका, जैसे मैं कहूँ कोई चीज़ मैं ले रहा हूँ, एडिशनल सब्सटेंस, है ना, कोई एडिशनल चीज़ ले रहा हूँ अपने इम्यून सिस्टम को फोर्टिफाई करने के लिए, यानी हमारे अंदर इम्यून सिस्टम है। तो देखिए यहाँ पर मेरे हिसाब से आंसर इम्यून होना चाहिए था, बट 45 भी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। क्यों 45 हो जाएगा ज़रा समझिए, क्योंकि 45 के दो मीनिंग होते हैं। एक तो यही मीनिंग होता है जो रीइंफोर्स का मीनिंग होता है, दूसरा मीनिंग होता है टू ऐड समथिंग टू इम्प्रूव योर क्वालिटी,
एंड स्ट्रेंथ ऑफ फूड, ध्यान दीजिएगा। अगर फोर्टिफाई कर रहे हो तो इसका मतलब आप कोई चीज़ किसी चीज़ में ऐड कर रहे हो। क्यों ऐड कर रहे हो? जस्ट टू इम्प्रूव उसकी क्वालिटी और स्ट्रेंथ करने के लिए। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि ये इट इज़ क्लेम्ड, ये दावे के साथ कहा जा रहा है कि अगर आप कुछ निश्चित मात्रा में होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हो, इट विल फोर्टिफाई यू अगेंस्ट द कोरोना वायरस। यहाँ पर इट विल इम्यून यू नहीं, देखो इम्यून सिस्टम तो हमारे अंदर है ही है, बट उस इम्यून सिस्टम को और ज़्यादा अगर बढ़ाएगा तो 45 बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए आंसर 45 मारा गया है और बिल्कुल सही दिया गया है, मेरे हिसाब से सही है। तो 45 के दो मीनिंग है, मैं फिर से लिखा देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। 45 के दो मीनिंग, एक तो मीनिंग यही होता है टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर, है ना, या टू मेक अ प्लेस स्ट्रॉन्गर। हाँ, इसे ऐसे लिखिए, टू मेक अ प्लेस, है ना, प्लेस स्ट्रॉन्गर, किसी प्लेस को स्ट्रॉन्गर और बना देना, उसे बोल देते हैं हम क्या, 45 करना। और 45 का दूसरा मीनिंग क्या हो जाएगा? उसका दूसरा मीनिंग हो जाएगा टू ऐड समथिंग, टू इम्प्रूव व्हाट, इम्प्रूव द क्वालिटी, है ना, इम्प्रूव द क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ फूड। ये आपने पढ़ रखा होगा, वोकैब की अच्छी से नॉलेज आपकी होनी चाहिए, तभी तो आप अच्छा कर पाओगे, याद रखिएगा। इसलिए 45 का यूज कर लेंगे। शेल्टर मतलब होता है आश्रय, पनाह, यहाँ पर वो भी नहीं होगा। तो इम्यून का मीनिंग हो सकता था, बट 45 भी दिया गया है, देख लेते हैं फिर हिसाब से 45 करिए, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट रहता है तो फिर देख लेंगे इसे। इम्यून का भी मतलब वही होता है, इम्यून सिस्टम आपका मजबूत करना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट को एक बार पढ़ लिया करो, फिर क्वेश्चन आंसर किया करो। तो लिखा है अ ईयर इज़ हार्डली मतलब बहुत ही मुश्किल तरीके से, बहुत ही ना के बराबर जिसे बोलते हैं ना, अ ईयर इज़ हार्डली सफिशिएंट, बहुत ही मुश्किल तरीके से, यानी हाँ एक साल जो है बहुत ही सफिशिएंट तो नहीं कह सकते हैं, बट मुश्किल से सफिशिएंट हो सकता है। टाइम फॉर अ मास्टर, किसी मास्टर के लिए क्या हो सकता है, मास्टर के लिए, है ना। अ ईयर इज़, ईयर, ध्यान दीजिएगा, ईयर के पहले आर्टिकल ए आता है, इसे ईयर मत बोलिएगा, इसका सही प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो ईयर होता है, ईयर, या से स्टार्ट होता है, ई से नहीं स्टार्ट होगा, ध्यान दीजिएगा, इसलिए आया है। अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं आपको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ ईयर इज़ हार्डली सफिशिएंट टाइम फॉर अ मास्टर टू आ गया, आपको पता है यहाँ पर टू के साथ अगर वर्ब आ रही होगी तो किस फॉर्म में आती है, 2+V1 नॉन फाइनाइट फॉर्म में, है ना, किस फॉर्म में आएगी, 2+V1, है ना, 2+V1 आती है, बड़ी आसान है। तो टू लर्न्स नहीं होगा, क्योंकि V1 फॉर्म जो होती है किसी भी वर्ब की V1 फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है, याद रखिएगा, जो बेस फॉर्म होती है। लर्न्स नहीं होगा। लर्निंग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटिव वाला टू है। लर्नड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर थर्ड फॉर्म में दी गई, हमें V1 फॉर्म में यूज की गई, तो देखो लर्न लग गया, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 तो बड़ा आसान है। अ ईयर इज़ हार्डली सफिशिएंट टाइम फॉर अ मास्टर टू लर्न अबाउट अ न्यू स्कूल, एक नए स्कूल के बारे में जानना किसी मास्टर के लिए एक साल बहुत ही ना, सफिशिएंट तो नहीं कह सकते हो, बट एक साल सफिशिएंट टाइम तो नहीं कह सकते हैं कि होता है। लीव अलोन एब्जॉर्ब अ डिस्टिंक्ट ट्रेडिशन लाइक, जैसे कि कैसे, लाइक व्हाट, अब लाइक देखिए क्या होगा, लाइक और सेल्फ से नहीं, लाइक और सेल्फ से हिमसेल्फ से नहीं, मेरे जैसा आपके जैसा नहीं, से नहीं, खुद के जैसा नहीं, और सेल्फ से हिमसेल्फ नहीं होगा। माइन या आर्स में से दोनों में से एक लगाएंगे। देखिए आर्स इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर बात इन जनरल की जा रही है, हम माइन तो किसी एक के लिए लगा देंगे, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो ये दिस इज, मैं बोलते नहीं है दिस पेन बिलोंग्स टू मी, और इसी को बोल सकते हैं दिस इज़ माई पेन, या इसी को बोल सकते हैं दिस इज़ माइन, ऐसे बोल सकते हैं ना। तो आर्स यहाँ पर लगाएंगे, क्या कह रहा है, लाइक आर्स, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सेकेंड, आर्स। मोस्ट ऑफ द न्यू अपॉइंटीज़, है ना, अपॉइंटीज इन्हें अपॉइंट किया जाता है, हैड नॉट सर्व्ड, इन्होंने सर्व नहीं किया है, सेवा नहीं किया है, अपना कार्यकाल नहीं दिया है, इन अ रेजिडेंशियल स्कूल, किसी आवासीय स्कूल में। मोस्ट ऑफ द न्यू अपॉइंटीज़ जो होते, अधिकांश अपॉइंटीज़ जो थे, उन्होंने अपना कार्यकाल, अपनी सेवा आवासीय स्कूलों में नहीं दी थी, ये बात की जा रही। एंड, अब देखिए एंड है, हैड नॉट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो एंड के साथ भी यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, याद रखिएगा, क्योंकि सेम वर्ब कैरी करता है, ये बात मुझे पता चल गई है पहले से ही है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। एंड, अब देखिए कितना आसान तरीका है, अगर आपको सब चीज़ें क्लियर हैं, मुझे पहले से पता चल गया था ना, ध्यान देंगे। तो लिखा है रेजिडेंशियल स्कूल एंड, अब देखो एंड व्हाट,
मोस्ट ऑफ द न्यू रेजिडेंशियल अपॉइंटीज हैड नॉट सर्व्ड इन अ रेजिडेंशियल स्कूल एंड वॉट एंड नीड्स नहीं एंड नीड, देखो नीड्स तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि अपॉइंटीज प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब होनी चाहिए थी। ये नहीं इसलिए होगा क्योंकि पास्ट की बात की जा रही है तो पास्ट में होना चाहिए था। नीडिंग यहाँ पर बिना वर्ब की आईएनजी फॉर्म, बिना हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी नहीं आ सकती है, यानी बी की फॉर्म के साथ नहीं आ सकती है बिना, तो इसके साथ कोई बी की फॉर्म लगनी होनी चाहिए थी, नहीं है ऐसा। नीडेड हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, इसलिए आसान है। कितना आसान है, तो रेजिडेंस स्कूल एंड नीडेड टाइम टू लर्न बट द शॉर्ट टेन्योर डिड नॉट अलाउ, लेकिन जो छोटा टेन्योर था वो नहीं अलाउ किया। किस चीज़ को अलाउ नहीं किया? अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अब बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, अब ज़रा समझेंगे इस चीज़ को। मैं फिर से एक बार पूरा फिर से पढ़ा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। अ ईयर इज़ हार्डली सफिशिएंट टाइम फॉर अ मास्टर टू लर्न, एक मतलब समय जो बताना ना, 1 साल का बहुत ही मुश्किल से बहुत ही पर्याप्त समय होता है किसी मास्टर को लिए कुछ सीखने के लिए। अबाउट अ न्यू स्कूल, किसी न्यू स्कूल के बारे में। लीव अलोन ऑब्जर्व डिस्टिंक्ट ट्रेडिशन लाइक आर्स, मोस्ट ऑफ द न्यू अपॉइंटीज, जो अधिकांश न्यू अपॉइंटीज हैं, हैड नॉट सर्व्ड इन अ रेजिडेंशियल स्कूल, अधिकांश जो न्यू अपॉइंटीज़ हैं, जो नए चयनकर्ता हैं, जो नए टीचर्स हैं, उन्होंने अपनी सेवा किसी आवासीय स्कूल में नहीं दी थी। एंड नीडेड टाइम टू लर्न, और उनको समय की ज़रूरत थी सीखने के लिए, बिल्कुल सही है। बट क्या सीखने के लिए? बट द शॉर्ट टेन्योर डिड नॉट अलाउ, लेकिन जो छोटा समय था ना, जो उनका कम कार्यकाल था, जो उनका छोटा सा कार्यकाल था, वो उनको अलाउ नहीं किया। ध्यान दीजिएगा, तो अलाउ के साथ अगर हम अगर अलाउ के साथ अगर हम देम लगा देंगे तो वो उनको अलाउ नहीं किया, तो किस लिए अलाउ नहीं किया वो बात हमें बतानी पड़ेगी। लेकिन ये जो कह रहा है बट द शॉर्ट टेन्योर डिड नॉट अलाउ, तो किस चीज़ के लिए अलाउ नहीं किया? दैट, उस चीज़ की, उस बात को सीखने के लिए अलाउ नहीं किया, यानी इस बात को सीखने के लिए ये नहीं अलाउ किया। तो इस बात को सीखने के लिए यहाँ पर नहीं अलाउ किया, दैट मीन्स यहाँ पर एक ऐसा प्रोनाउन दो जो इस चीज़ को रेफ़र कर रहा हो। तो इस चीज़ को रेफ़र करने के लिए हमारे पास कौन सा होता है? दैट होता है, क्योंकि दैट जो है वो प्रोनाउन होता है जो दूर की बात को रेफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। समझिएगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझिएगा। दीज नहीं होगा यहाँ पर, दोज नहीं होगा क्योंकि ये डिटर्मिनर है, इनके साथ नाउन आना चाहिए था, नहीं है। देम यहाँ पर लोग कन्फ्यूज़ हो सकते हैं कि देम क्यों नहीं होगा। देम इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो उनको नहीं अलाउ किया गया। बट द शॉर्ट टेन्योर डिड नॉट अलाउ देम अगर मैं बोलूँ तो फिर किस लिए अलाउ उनको नहीं किया, ये गलत हो जाएगा। बट द शॉर्ट टेन्योर डिड नॉट अलाउ दैट, क्या चीज़ है? दैट किसको रेफ़र कर रहा है? इस बात को रेफ़र कर रहा है, क्योंकि जो उनका छोटा कार्यकाल था उसकी वजह से उनको ये नहीं सीख पाए, है ना। मोस्ट ऑफ द अपॉइंटीज, जो बात ये है वो बात नहीं सीख पाए, तो दैट हो जाएगा यहाँ पर। कितना आसान है, बहुत ही अच्छा है, मज़ेदार है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। अलाउड दैट दे कुड नॉट डेवलप अंडरस्टैंडिंग, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप नहीं कर सके। दे कुड नॉट डेवलप अंडरस्टैंडिंग भी नहीं डेवलप कर सके ऑफ द स्टूडेंट एंड हीज़, किसी स्टूडेंट और उसके व्यवहार के बारे में, उसके एनवायरनमेंट के बारे में। बिल्कुल सही, यहाँ पर क्या होगा? हिज पजेसिव एडजेक्टिव है, इसके साथ नाउन आता है तो नाउन लगाइए। नाउन ये नहीं है, नाउन ये नहीं है ना, ये नाउन तो है ना। इन्वायरमेंटलिस्ट वो इंसान होते हैं जो इन्वायरमेंटल के अध्ययन करते हैं, उसे इन्वायरमेंटलिस्ट बोलते हैं। इन्वायरमेंटल भी नाउन में नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इन्वायरमेंट हो जाएगा, जो उसका आसपास का परिवेश, जिसे माहौल बोलते हैं। तो कितना आसान था, मुझे नहीं लगता ये टफ था पेपर, बहुत ही आसान था। तो एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। अ ईयर इज़ हार्डली सफिशिएंट टाइम फॉर अ मास्टर टू लर्न, है ना, अबाउट अ न्यू स्कूल, लिव अलोन, ऑब्जर्व अ डिस्टिंक्ट ट्रेडिशन लाइक आर्स, मोस्ट ऑफ द न्यू अपॉइंटीज हैड नॉट सर्व्ड इन अ रेजिडेंशियल स्कूल एंड नीडेड टाइम टू लर्न बट द शॉर्ट टेन्योर डिड नॉट अलाउ दैट, लेकिन वो शॉर्ट टेन्योर जो था वो उस बात को अलाउ नहीं किया कि वो कुछ सीख सकें। दे कुड नॉट डेवलप, इसलिए वो अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप कर पाए ऑफ द स्टूडेंट एंड हिज इन्वायरमेंट, और उसके इन्वायरमेंट की। समझिएगा कितना अच्छा है सेंटेंस। तो इसी के साथ ये हम पेपर एंड करते हैं, और हम लोगों ने सेकेंड पेपर भी कंप्लीट कर लिया। अब हम मिलते हैं थर्ड पेपर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से अपना ख्याल रखिए, पानी पीते रहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और फोकस होकर पढ़ाई करिएगा। अगर कोई डाउट रहता है किसी भी चीज़ को लेकर तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। मेरी ऑफलाइन क्लासेस आलमबाग लखनऊ में चलती हैं, और अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो इसी कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा मुझे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।